हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, वालेकुम सलाम, नमस्ते, गुड इवनिंग मेरे प्यारे दोस्तों। आप सभी को एमएससी डिजिटल क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम विगत वर्षों में पूछे गए जितने भी प्रश्न पत्र हैं उन सभी का एक बेहतरीन व्याख्यान के साथ आपको मैं प्रत्युत्तर देता हूं, क्योंकि टारगेट 30 आउट ऑफ 30 मार्क्स सीडीपी सेक्शन में कवर करना है। इसलिए दोस्तों हमें एक बेहतरीन नॉलेज और व्याख्यान की आवश्यकता है और हमें उम्मीद है कि आपको अगर उस लेवल तक यहाँ पहुँचना है, अगर 30 में 30 आपको स्कोर करना है तो हमारे साथ जुड़िए और जुड़ कर के इस काम को आसान बनाते हैं। दोस्तों आपको पता होगा कि आज का जो यह पेपर है यह 30 दिसंबर 2021 का पूछे गया क्वेश्चन। जब आप पेपर उल्टाएंगे तो उसमें आपको दिखेगा क्वेश्चन जो 21 से लेकर 30 तक के सभी प्रश्नों को बहुत ही बारीकी तरीक़ा से आपको हम आंसर उपलब्ध करवा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों हम लेकर चलते हैं अपने सेशन की ओर और उससे पहले एक विशेष मोटिवेशन के साथ हौसलों के तरकस में कोशिश का वो तीर जिंदा रखो, हार जाओ चाहे ज़िंदगी में सब कुछ, मगर फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रखो। दोस्तों अगर लाइफ में कितना भी कोई भी चीज़ क्यों ना हार गए हो, फिर भी जीतने की उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए और अंत तक जो युद्ध में टिका रहता है वो अवश्य जीतता है। और हम एक योद्धा के समान है और अपनी रणभूमि से इतने आसानी से विचलित न होकर भागने वालों में से है। अंत तक डटकर लड़ेंगे और मंजिल को पाएंगे। देखते हैं दोस्तों, मेरा तबीयत उतना आज स्वस्थ नहीं है, इसलिए थोड़ा आराम से पढ़ाएंगे और आप समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला देखिए क्या है, पौधों पर चर्चा करते हुए शिक्षक ने पाया कि कई बच्चों को इस संकल्पना के संबंध में भ्रांतियां हैं। इस संदर्भ में शिक्षक को क्या करना चाहिए। अब मान लीजिए कि आप एक शिक्षक हो और आपके कक्षा में आप जो पढ़ा रखे हो पौधों के बारे में जानकारी जो दे रखे हो, उस जानकारी से बच्चे के अंदर में कुछ भ्रांतियां उत्पन्न हो रही है, समझ में कुछ कमी सी है, तो उस कमी जो है उसको आप किस रूप में दूर करेंगे। विद्यार्थियों को उनकी भ्रांतियों को पहचान करने में मदद करनी चाहिए और समझ को दोबारा निर्माण करना चाहिए। तो दोस्तों आपका कर्तव्य यही होगा कि बच्चे का जो कमी है उस कमी को कहाँ पे वो फेस कर रहा है उसको क्या करेंगे, आप पहचान करेंगे और यदि आप उसकी समस्याओं को पहचान लेंगे तो आपका कर्तव्य है यह कि आप दोबारा रणनीति बनाएंगे जिससे कि बच्चे आसानी से समझ सके। तो आपका कर्तव्य बिल्कुल यही होना चाहिए। और दूसरा ऑप्शन, ऐसी भ्रांतियां पालने वाले विद्यार्थियों को सज़ा देना गलत बात है, तो सज़ा आप नहीं दे सकते हैं। याद करने की प्रवृत्ति को डेवलप नहीं कराना चाहिए और जो है सो उसका नामकीकरण करना कहीं से भी उचित नहीं है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला। दोस्तों हम इसके संबंधित आपको क्या करना चाहिए इसके बारे में आप कुछ जानकारी रख लें। तो सबसे पहले उस जो बच्चे में भ्रांतियां उत्पन्न हुई है उसको आप क्या करेंगे, पहचानेंगे। आप उस समस्याओं के बारे में जानेंगे कि बच्चे कहाँ समस्या फेस कर रहा है। दूसरा, अब उस समस्या से संबंधित अलग अलग प्रकार का आप क्या देंगे, उदाहरण देंगे ताकि बच्चे की समझ बेहतर हो सके। आपका कर्तव्य क्या है कि जब बच्चे की कमियां आपको पता चल जाए तो उसी के अनुरूप
अलग अलग प्रकार के विधियों के द्वारा आप क्या काम करेंगे, शिक्षण करने का काम करेंगे। चौथा काम आपका देखिए, आप जानते होंगे RTE राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009, इसमें क्या कहता है कि समावेशी शिक्षा लागू हो। समावेशी शिक्षा लागू होने का मतलब किसी भी बच्चे को नामांकन के आधार पर, उसको नामों के आधार पर आप वर्गीकृत नहीं कर सकते हैं। सभी बच्चों को एक ही छत के नीचे में समान भाव को रखकर आपको शिक्षण करने का कार्य है। तो इन सभी बातों को आप एज एक टीचर होने के नाते आप कक्ष में ध्यान रखेंगे। चलिए दोस्तों, लेकर चलते हैं सेशन का अगला नंबर क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है। देखिए, कोई आपके सामने अधिगम करता है और उसमें आप चाहते हो क्या विकसित हो, समालोचनात्मक चिंतन। कौन सा चिंतन विकसित करवाना चाहते हैं, समालोचनात्मक चिंतन। और उसके लिए क्या करते हैं कि आप कक्ष में लाए हो समाचार पत्र, जिन सभी में एक विशेष खबर का उल्लेख है और उस समाचार पत्र में किसी सनसनी घटना की जानकारी है दिया हुआ। अधिगमकर्ताओं के समूह में चर्चा करने को कहती है। आप इन चीज़ों को समूह में चर्चा करने के लिए कहते हो। माध्यमिक स्तर पर पाठ्य पुस्तक ही ज्ञान का एकमात्र माध्यम हो सकता है। बताइए कि ज्ञान केवल पुस्तक से ही प्राप्त किया जा सकता है, ऐसा कहना तो बिल्कुल गलत होगा। हाँ, लेकिन आप समाचार पत्र लेके गए हो और किसी सनसनी जानकारी के बारे में, विशेष खबर के बारे में अगर बच्चों को आप समूह में चर्चा कराओगे तो बताओ, उस समस्या से संबंधित अगर बच्चा जानेगा, चर्चा में आएगा, तो बच्चे की तर्क, सोच समझ क्षमता विकसित होगा या नहीं होगा। सोचेगा, समझेगा, विश्लेषण करेगा, संश्लेषण करेगा, आपस में तर्क वितर्क करेगा, तो इसका मतलब समालोचनात्मक चिंतन विकास होगा। अर्थात एक सही है लेकिन R गलत है। तो ऑप्शन नंबर तीसरा इसका सही जवाब होगा। देखिए दोस्तों, आपको अगर कहा जाए कि समालोचनात्मक चिंतन आप कैसे विकसित करोगे बच्चों में, तो समालोचनात्मक चिंतन विकसित करने के लिए आप उसको देंगे सामने में समस्या। जब किसी व्यक्ति के सामने आता है समस्या समाधान, जब किसी व्यक्ति के आता है सामने में समस्या, तो उसकी ऊपर का खोपड़ी का सोचने की क्षमता जो है वह ऑटोमेटिक डेवलप्ड हो जाता है, तीव्र गति से सोचना चालू कर देता है। इसीलिए आप बच्चे के सामने लाएंगे सबसे पहली समस्या। दूसरी बात, आप क्या करोगे, उन बच्चों को सामाजिक अंतःक्रिया करवा दो। अगर सामाजिक अंतःक्रिया करवा देते हैं तो बच्चे करेंगे आपस में तर्क और कुतर्क। जब तर्क और कुतर्क चलता है तो एक दूसरे के बीच में, तो वहाँ पे उत्पन्न होता है चिंतन, क्रिएटिव थिंकिंग डेवलप्ड होगा। तीसरा आप काम क्या करेंगे, तो उसको जो भी घटना घटी है या जिस भी चीज़ के बारे में आप बताना चाह रहे हो, तो उसको करो विश्लेषण। बच्चों के अंदर में उन चीज़ों को मूल्यांकन करने की गुण डेवलप्ड कराया जाए। उस संबंधित घटना से क्या कर सके, निष्कर्ष निकाल सके, और निष्कर्ष निकाल कर एक स्पष्टीकरण धारणा अगर उत्पन्न कर रहा है अपने आप में, तो इसका मतलब हम समझेंगे कि बच्चों में कौन सा चिंतन डेवलप्ड है, समालोचनात्मक चिंतन डेवलप्ड है। कौन सा चिंतन डेवलप्ड है, समालोचनात्मक चिंतन। तो इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। चलिए दोस्तों, लेकर चलते हैं सेशन का अगला नंबर क्वेश्चन। और क्वेश्चन नंबर देखिए क्या कर रहा है, 23 क्या कह रहा है कि माध्यमिक स्कूल के शिक्षक को क्या करना चाहिए। मान लीजिए कि आप एक शिक्षक हो, तो आपका शिक्षक होने का नाते कर्तव्य क्या है कि विद्यार्थियों को अगर हो रही है त्रुटियां, तो उस त्रुटियां को उसे बतानी चाहिए, और असफलता बताने के लिए
देखिए दोस्तों, आपको जानकारी यहाँ पे अगर मैं दूं तो सबसे पहले त्रुटियों के बारे में जानिए। ये क्वेश्चन बिल्कुल डिपेंड है ओनली फॉर त्रुटियों। त्रुटियाँ क्या है, आपको त्रुटियों को किस रूप में देखना चाहिए। तो एक शिक्षक होने के नाते आप एक त्रुटियों को अभिशाप के रूप में नहीं लेंगे, क्योंकि बच्चों जब गलती करते हैं तो उस समय हमारे अंदर एक भावना जगनी चाहिए कि ये मेरे लिए अवसर है मिला हुआ, और इस अवसर को उसके अंदर में क्या कमी रह गया उसके बारे में जानकारी निकाल कर आप उस त्रुटियों को दूर करने का काम करेंगे। जब आपको बच्चे में हो रही गलतियों का कारण पता चलेगा तो आपका कर्तव्य है कि उसी समस्या को सुधार के अनुसार पाठ योजना बनाएंगे और पाठ योजना को पुनः क्रियान्वयन करेंगे। अब उस क्रियान्वयन के लिए आपको लगाना होगा विभिन्न प्रकार का अलग अलग विधियां। अलग अलग विधियों के माध्यम से आप बच्चों के सामने डिलीवर करेंगे नॉलेज पुनः, चूंकि बच्चों में त्रुटियां उत्पन्न होना स्वाभाविक सी बात है। और इसका अर्थ यह नहीं है कि बच्चे को आप गंदे बच्चे बोले, तेज तरह के बच्चे बोले, मंद बुद्धि के बालक बोले, पिछड़े वर्ग के बालक बोले। इस टाइप का अपशब्द से बचना है और विभिन्न प्रकार का विधियां लागू करना है। आप याद रखिए, आप एक शिक्षक है और शिक्षक क्या करता है, बच्चों को काम करता है बच्चों के अंदर में चरित्र का निर्माण करने का। बच्चों में कैसा चरित्र का निर्माण होगा ये आपका कर्तव्य है, और अच्छा चरित्र का निर्माण करना। तो चलिए दोस्तों, अब इस क्वेश्चन का देखते हैं कि सही जवाब क्या होगा। विद्यार्थियों में त्रुटियां पूरी कक्षा को बतानी चाहिए अपमान करने के लिए। ये भाई, बच्चे को आप सिखाने आए हो कि अपमान करने के लिए जो बुलाए हो, सिखाने के लिए, तो सिखाने का काम होना चाहिए। मौका मुहैया करवाया जाए, बिल्कुल सही बात। अपनी त्रुटियां को पहचान कर उनमें काम कर सके। हाँ, बच्चों को हम मौका मुहैया कराएंगे कि बालक तुम फिर से एक बार ट्राई करो और देखो, हो सकता है इस बार गलती ना हो आपसे। शर्मिंदा करना कोई उचित बात नहीं है, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। और चलिए दोस्तों, लेकर चलते हैं सेशन का अगला नंबर क्वेश्चन। और क्वेश्चन नंबर 25 देखिए क्या करा है, प्रतिस्पर्धा। गलत शब्द है यह, प्रतिस्पर्धा नहीं कराना चाहिए। अधिगम को बढ़ावा देने के लिए भी प्रेरणा के रूप में इस्तेमाल करना चाहिए ना। अभी कह रहा, देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है कि आप बच्चे में क्या चाहते हो, अधिगम का बढ़ावा हो, बच्चे अधिक से अधिक सीखें। अब अधिक से अधिक सीखने के लिए आपका कर्तव्य क्या है कि बच्चे में प्रतिस्पर्धा करा दिया जाए? नहीं दोस्तों, प्रतिस्पर्धा एक निगेटिव वर्ड है, अर्थात यहाँ पे गला काटने के बराबर यह शब्द है। बच्चों में गला नहीं कटवाना चाहिए, आपसी गला कटौवल कार्य नहीं होनी चाहिए। तो आपको अधिगम में बढ़ावा देने के लिए क्या करना चाहिए? तो उसे अभिप्रेरणा देनी चाहिए। तो इस क्वेश्चन का राइट जवाब होना चाहिए कि ऐसा नहीं करना चाहिए, इससे नकारात्मक लोकाचरण को बढ़ावा मिलता है और क्षमता के आधार पर अनावश्यक सामाजिक तुलना के कारण बन जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट जवाब यही होगा कि हमें ऐसा काम नहीं करना चाहिए। नहीं, प्रतिस्पर्धा का सवाल केवल विशिष्ट, मतलब किसी भी बालकों में प्रतिस्पर्धा से अधिगम बढ़ाना उचित नहीं है। अब देखिए दोस्तों, आपको लाइफ में याद रखना है कि अधिगम विनाशक जो हथियार है, जो आपको बचना है। बालकों में अगर चाहते हो अधिगम करवाए तो बहुत सारे बातों को ध्यान में रखना पड़ेगा। एक विस्फोटक बम के समान ये शब्द सब है जो आप याद रख रहिएगा, प्रतिस्पर्धा। ये जैसे ही प्रतिस्पर्धा आता है तो समझिए कि बच्चों के सामने बम फट गया और बच्चे की हो जाएगी मृत्यु। दूसरा शब्द यह है कि आप त्रुटि को अभिशाप के रूप में नहीं लेंगे। त्रुटि को अभिशाप के रूप में नहीं लेना है, अपितु उसे अवसर के रूप में लेना है। आप उसको
नामकीकरण नहीं करेंगे। मंदबुद्धि बालक या फिर विभिन्न प्रकार का नामकरण कर देना ये कहीं से उचित रूप में नहीं है। दूसरा, समावेशी शिक्षा का हनन नहीं होनी चाहिए। अगर ये सब हो रहा है तो कहीं न कहीं बच्चों के लिए विस्फोटक के समान है और ये उसके लाइफ में बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस बनेगा। चलिए दोस्तों, लेकर चलते हैं सेशन का अगला नंबर क्वेश्चन, और क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है उसे देखिए। अधिसंज्ञान क्या है? दोस्तों, यहाँ पे शब्द जो है अधिसंज्ञान अगर समझ गए तो आपको कहीं से कोई दिक्कत आने वाला नहीं है, चूंकि अधिसंज्ञान से संबंधित भड़ के क्वेश्चन आ रहा है एग्जाम में, बार बार पूछा जा रहा है और ये निश्चित है कि आने वाले एग्जाम में भी आपका देखने को मिलेगा। अधिसंज्ञान का देखिए क्या कह रहा है। अधि मतलब आधा, अधि आधा, संज्ञान, संज्ञान मतलब मन मस्तिष्क में टिकने वाला जो ज्ञान है वह, मतलब आधा ज्ञान है। जब उस आधा ज्ञान में लगा देते हो अपना चिंतन, देखिए आपके पास तो कुछ न कुछ पहले से ज्ञान था, तभी तो कहा ना आधा ज्ञान। आपके पास पहले से कुछ न कुछ ज्ञान था, तो उस ज्ञान में और अधिक अगर चिंतन करके डेवलप्ड करते हो और अधिक चिंतन लगा देते हो तो हो जाता है अधिज्ञान से प्राज्ञान। अधिज्ञान, अधिसंज्ञान। तो याद रख रखिएगा दोस्तों कि जो आपका नॉलेज लेवल है उस नॉलेज में अगर चिंतन से और वृद्धि कर रहे हो, चिंतनों के ऊपर चिंतन करना, इसका एक और शब्द याद रख रहिएगा, चिंतन के ऊपर चिंतन करना। चिंतन के ऊपर क्या करना? चिंतन करना अधिसंज्ञान का ही मतलब है। हम जिस लेवल तक चिंतन कर रखे हैं कि हम इस स्ट्रेटजी से अपने जॉब को प्राप्त करेंगे, वह आपका चिंतन है। पुनः उस चिंतन पर से पुनः आप चिंतन कर रहे हैं तो कहीं न कहीं वही अधिसंज्ञान है। और समस्या समाधान में अपनी रणनीतियों पर चिंतन करना, समस्या समाधान के लिए अपनी रणनीतियों पर चिंतन करना ही अधिसंज्ञान है। और इस क्वेश्चन का यह बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। चलिए दोस्तों, लेकर चलते हैं सेशन का अगला नंबर क्वेश्चन, और क्वेश्चन नंबर देखते हैं 26 क्या कह रहा है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको सीखने को ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो आपको देगा जानकारी किसका? प्रॉब्लम सॉल्विंग का। आप एक शिक्षक हो, अपने विद्यार्थियों में चाहते हो क्या डेवलप्ड हो? समस्या समाधान की क्षमता। अब कैसे करोगे डेवलप्ड? तो याद रखे रहेंगे दोस्तों कि बच्चों में समस्या समाधान की क्षमता को डेवलप्ड करने के लिए आपको कुछ कर्तव्य है, जो उस कर्तव्य को निभाना पड़ेगा। सबसे पहले कि समस्या समाधान बच्चे तब कर पाएंगे जब उसके पहले पूर्व का जो ज्ञान होगा, पिछले ज्ञान को आप नए ज्ञान के साथ जोड़ेंगे। नए ज्ञान के साथ आप जोड़ेंगे तो बच्चे कर सकेगा समस्या का समाधान। भाई कोई भी समस्या को समाधान करने के लिए हमें पहले की जो नॉलेज है उसको सहायता लेना पड़ेगा। दूसरी बात याद रखेंगे कि जो भी समस्या का हल करने के लिए जाए वह पहले खुद से करे, खुद से करे। जब खुद से ना हो तब किसी अन्य से टेम्पोररी हेल्प लेकर के आगे किया जा सकता है, क्योंकि हमें बनाना है बच्चों में समस्या समाधान करता। अब उसके लिए पूरे हल करके नहीं दे देंगे। आपका कर्तव्य क्या है? बच्चों को अभिप्रेरित करना, अभी प्रेरणा देना। अभी प्रेरणा देना क्यों आवश्यक है? क्योंकि बच्चे जब समस्या उसके सामने होती है तो उसका संभावना रहता है कि उसका डिमोटिवेशन हो सके कि भाई हमसे नहीं हो रहा है, हम नहीं करेंगे। जब उसे बार बार प्रोत्साहन देते रहेंगे, हम चावस्सी देते रहेंगे, अभी प्रेरणा देते रहेंगे, तो वह उस कार्य को करने में सक्षम बन सकता है।
और याद रखे रहेंगे चुनौतीपूर्ण कार्य देंगे, चुनौतीपूर्ण। और चुनौती भरे कार्य देने से बच्चों में तर्क करने की क्षमता बढ़ता है। सबसे पहले समस्या समाधान करने के लिए कुछ चरणों से गुजरना पड़ता है। जो भी समस्या है उसको पहले बच्चा को करना पड़ेगा पहचान कि हमारे सामने आखिर कौन सी समस्या है। जब समस्या अगर आप पहचान लोगे तो उस समस्या को करना पड़ेगा हर एक कोण से विश्लेषण, हर एक कोण दृष्टि विचार से आपको उस समस्या का पहले विश्लेषण करें, पहचान, फिर विश्लेषण, और तब जाकर के आपको करना होगा मूल्यांकन। जब मूल्यांकन कर लेंगे तो आप उस चीज के लिए करेंगे क्रियान्वयन। आप उस चीजों को कार्य करने के लिए अब जैसे कौन सी विधि, यहाँ पे आपने चॉइस कर लिया विधि, और उस विधि का उपयोग यहाँ पे करेंगे। तो समस्या समाधान इस चरणों से होकर गुजरता है। तो याद रखे रहेंगे, कभी कभी पूछा जा सकता है समस्या का जैसे समाधान का चरण क्या है, तो पहचान, फिर विश्लेषण, मूल्यांकन और क्रियान्वयन। चलिए दोस्तों सेशन का लेते हैं अगला नंबर क्वेश्चन नंबर देखते हैं 27 क्या कह रहा है। एक सामाजिक रचनावाद कक्षा में क्या होता है। तो दोस्तों आपको समझना पड़ेगा, यहाँ पे एक शब्द है सामाजिक रचनावाद। इससे पहले का तो मैं क्या आंसर दे दिया हूँ ना, नहीं। कह पूछताछ को हतोत्साहित करना, ये तो गलत बात है। ऐसे तो समस्या समाधान करता नहीं बनाएंगे। हतोत्साहित करना, हतोत्साहित मतलब उत्साह को कम कर देना, गलत शब्द है। अनुरूपकों का इस्तेमाल करना, निषेध करके। चुनौतियों के से बचने के लिए नहीं, बचने नहीं देना, चुनौती देना है। समस्या समाधान के तरीकों को सुस्पष्टीकरण, हाँ बिल्कुल, बच्चों के लिए समस्या जो समाधान है उसको स्पष्टीकरण अगर मिलेगा तो बच्चे उस चीज़ के प्रति सोचेगा। देखिए दोस्तों 27 नंबर क्वेश्चन, सामाजिक रचनात्मक कक्षा। अब यहाँ पे एक शब्द आता है, नया शब्द है कि सामाजिक रचनात्मक कक्षा क्या है। और दोस्तों आप लोग बहुत पहले से जानते भी हो इसका अर्थ। इसको आसान शब्दों में अगर मैं तोड़ने की कोशिश करूं तो सामाजिक रचनात्मक कक्षा का अर्थ होता है कि आपस में चर्चा के माध्यम से या चर्चा करते हुए आपस में जो बच्चे हम उम्र के बच्चे हैं वह आपस में चर्चा करते हुए समूह में क्या करता है, कार्य करता है। जब बच्चे आपस में चर्चा करके समूह में कार्य करता है तो इस प्रकार के क्रिया को ही हम सामाजिक रचनात्मक कक्षा कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखेंगे कि कोई कार्य कर रहे हैं और ये सभी तीनों का तीनों आपस में जुड़ करके एक बिल्डिंग बनाने का काम कर रहा है। तो कोई भी कार्य समूह में कर रहा है तो सामाजिक रचनात्मक कक्षा है। अब इसका मूल प्रकृति केंद्र की बात करूं तो इसका जो है सो प्रकृति जो है वह सहयोगी विचार पे आधारित है। सामाजिक रचनात्मक कक्षा किस पर आधारित है, सहयोगी विचार पे। इसके अंदर में क्या होता है, सक्रिय भागीदारी होता है, भागीदारी होता है। सक्रिय भागीदारी किसका होगा भाई, बच्चों का होगा। अब देखिए इसमें बच्चे सक्रिय रूप से सुनते हैं जबकि शिक्षक शिक्षिका पढ़ाती है। सॉरी सक्रिय नहीं, निष्क्रिय। भाई बच्चे कोई एक्टिविटी नहीं कर रहा है, इसका मतलब कैसे रचनात्मक बनेगा, गलत बात। संसाधन केवल दिखाने के लिए होता है, भाई ये तो गलत शब्द है। भाई संसाधन है तो उसे उपयोग करेंगे तभी तो रचनात्मक होगा। बैठने की व्यवस्था का क्रियान्वयन के अनुसार बदलाव, हाँ सही बात है कि बच्चे को अगर किसी की समस्या है या जिस प्रकार की आवश्यकता है उसके ध्यान में रख करके अगर कोई बच्चे देख नहीं पा रहा है तो उसे आगे बैठाएंगे। अगर कोई बच्चे सुन नहीं पा रहा है तो उसके लिए थोड़ी तेज़ आवाज़ से प्रयोग करेंगे। तो इस प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिए, उसको बैठने में लचीलापन होनी चाहिए। आकलन से पढ़े मतलब पढ़े जाकर के आप कैसे गतिविधियों को, ये भी गलत शब्द है।
कि मतलब आकलन से परे जा कर के आप गतिविधि को अगर लागू करेंगे तो फिक्स दायरा में कोई भी चीज़ का रहना सही है, लेकिन दायरा से बाहर जा कर के आकलन करोगे तो वह अधिगम के लिए कहीं भी सही बात नहीं है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। और देखिए दोस्तों, सेशन का अगला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 28 नंबर। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप सभी दोस्तों को बहुत ही बेहतरीन रूप में समझ में आ रहा होगा और जितने भी ऑप्शन के साथ क्लियर, और देखिए कम क्वेश्चन हो कोई बात नहीं है, लेकिन स्पष्ट ज्ञान होनी चाहिए। आज अगर 10 क्वेश्चन करा रहा हूँ तो इसका मतलब 10 क्वेश्चन नहीं, अगर हमारा सेशन कम से कम अगर आप मान लो कि 20 to 30 भी आप कंप्लीट कर लेते हो ना, तो इसका मतलब यह है कि आप 100% 30 आउट ऑफ 27 कहीं भी आपका स्कोर कोई रोकने वाला नहीं है। और बाकी का 3 क्वेश्चन के लिए भाई जैसो जितना भी एपिसोड आ रहा है सभी को देखिए, कहीं से भी कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा। निम्नलिखित में से कौन सा कारक सार्थक अधिगम और विद्यार्थियों की चुनौतीपूर्ण कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करेगा। अब देखिए कि सार्थक अधिगम और चुनौतीपूर्ण कार्य के लिए प्रोत्साहित करने वाला उपकरण जो 4 ऑप्शन है वह कौन सा है। तो दोस्तों आपको इतना पता होना चाहिए एक बात कि अधिगम क्या होता है। भाई अधिगम का मतलब यह है जब व्यक्तियों को आ जाए व्यवहार में कोई भी चीज़, ज्ञान तब तक ज्ञान नहीं कह सकते हैं या शिक्षा को तब तक हम शिक्षा नहीं कह सकते जब तक कि हमारे व्यवहार के अंदर उतर ना जाए। व्यवहार के अंदर जब हमारे ऊपर आ जाता है तो हम कहते हैं कि अधिगम हुआ है। सार्थक अधिगम कब होगा, जब कोई भी बच्चे, मान लो कि ये विद्यार्थी है और यह विद्यार्थी अगर सार्थक अधिगम करना चाहता है तो सबसे पहले उसको ज्ञान देने वाले जो सामने प्रस्तुत है शिक्षक, ज्ञान देने वाले जो सामने उपस्थित है शिक्षक, उनके प्रति उन बच्चों को क्या रखना पड़ेगा, विश्वास। बिना विश्वास का कभी भी बच्चों को ज्ञान नहीं हो सकता, और वो भी सकारात्मक विश्वास होना चाहिए कि हमारे लिए जो हमें शिक्षक बता रहे हैं, जो हमारे अंधकार से एक ज्ञानवान के रूप में आगे निखारेंगे, तो इसके लिए सबसे पहले निभाना होगा उसको विश्वास। तो याद रखेंगे शिक्षक और विद्यार्थियों के बीच में क्या होना चाहिए, एक मजबूत विश्वास होनी चाहिए। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा पहला ऑप्शन, तब जाकर के सार्थक अधिगम होगा। बेहद प्रतिस्पर्धा, भाई प्रतिस्पर्धा तो गला घोट प्रतियोगिता तो कराना गलत बात है। किसी भी बच्चों को डर और शर्मिंदगी करा के आप कौन सी बच्चों में मेडल हासिल करवा दोगे, ये तो बता दीजिए। नहीं करवा सकते हैं ना, तो डर और शर्मिंदगी गलत जवाब है। समस्या समाधान के हर चरण में भौतिक इनाम, अरे भाई हर समय में भौतिक इनाम देंगे तो बच्चे लोभी बन जाएगा। हाँ, इनाम देना सही बात है, उचित समय पे उचित रूप में दीजिए, बिल्कुल अच्छी बात है, लेकिन हर समय अगर आप देंगे इनाम तो बच्चे लोभी हो जाएगा। अगले बार से जो भी कार्य करेगा वह केवल इनाम के लिए कार्य करेगा, अगर उसे इनाम नहीं मिलेगा तो वह कार्य नहीं करेगा। तो चलिए दोस्तों लेकर चलते सेशन का अगला नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। अब देखिए दोस्तों 20 नंबर 9 क्या कह रहा है, संवेग के बारे में जानेंगे। यहाँ पे आपको ज्ञान की प्राप्ति होगी। संवेग, संवेग क्या होता है, तो व्यक्तियों का उत्तेजित अवस्था ही क्या है, संवेग है। उत्तेजित अवस्था, जो जिस अवस्था में आता है वह उसका संवेग होता है। कोई कभी गुस्सा में, कभी जैसे प्रसन्न रहता है, कभी दुख रहता है, कभी मन विचलित रहता है, तो ये सब काफी आपस में क्या है, संवेग है। अब संवेग कह रहा है कि कुछ देखिए 14 संवेग ऐसे हैं। कुछ संवेग तो ये है कि लाभदायक होता है और कुछ संवेग क्या है, हतोत्साहित करने वाला होता है।
जब आपको किसी भी चीज़ के प्रति गर्व होगा तो इसका मतलब यह संवेग है कैसा, धनात्मक। मान लीजिए आप इस बार सीटेट पास कर रहे हैं तो आपके अंदर डेवलप्ड होगा गर्व, तो इसका मतलब कौन सा संवेग है, धनात्मक संवेग है। आनंद की प्राप्ति होना, धनात्मक। उम्मीद की प्राप्ति होना, धनात्मक। बोरियत का मतलब होता है कि जीवन में कुछ ऐसा रहा ही नहीं जिसे अब कुछ किया जा सके, मतलब घोर निराशा, निराशा रहेगा। ये नकारात्मक अनुभव दिलाता है। बोरियत का मतलब होता है घोर निराशा, नकारात्मक अनुभव, नकारात्मक अनुभव। संवेग के बारे में कुछ और जान लीजिए दोस्तों। संवेग के बारे में आपसे पूछा जाता है कि कितने वर्ष के बच्चे सांप को भी पकड़ सकता है, उसे डर नहीं होता है। 2 वर्ष के बच्चे में इस प्रकार का संवेग उतना उत्पन्न नहीं रहता है, जिस कारण उसे सांप से भी डर नहीं होता है और वह आराम से उस सांप को भी पकड़ सकता है। यह शब्द किसने कहा है, जॉस ने कहा है। अच्छा, आपसे पूछा जाता है कि संवेग कितने प्रकार के होते हैं, तो 14 प्रकार के संवेग होता है और जिसे किसने दिए हैं, तो मैकडूगल महोदय ने दिए हैं। मैकडूगल महोदय ने संवेग को कितने प्रकार बताए, 14 प्रकार के संवेग बताए हैं। चलिए दोस्तों, लेकर चलते हैं सेशन का अगला नंबर और इस सेशन का लास्ट होगा। कह रहा है छात्र आपके शिक्षण में रुचि नहीं ले रहा है। मान लो आपने कोई चैप्टर पढ़ाया और उस चैप्टर में बच्चे रुचि नहीं ले रहा है, तो आपका कर्तव्य यह होगा कि आप अपने पढ़ाने की स्टाइल को क्या करिए, चेंज करिए। आपका पढ़ाने की हो सकते विधियाँ ही गलत हो, आपके पढ़ाने की जो थॉट प्रोसेस हो वो गलत हो, तो इसलिए आपको सबसे पहले चिंतन करके अपना अन्य विधि का भी अप्लाई कीजिए, दूसरा विधि ही अप्लाई कीजिए, पढ़ाने का अन्य तरीका को अप्लाई कीजिए। बच्चों को अनदेखा करना गलत बात है। कक्षा में आप अनदेखा करोगे तो बच्चे नहीं सीख पाएगा और आप गए हो सिखाने के लिए। कक्षा छोड़कर भाग जाओगे तो आपको भगौड़ा कहेंगे। छात्र को अगर यदि कह दोगे कि भाई भाग जाने के लिए, तो आपका उसके बच्चे को माता पिता आपका कपार फोड़ देंगे। अगर उसे दंडित करोगे तो सरकार आपको जेल में बंद कर देंगे। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। चलिए दोस्तों, ज़रूर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे आज का सेशन कैसा लगा। मिलते हैं नए सेशन में नया एपिसोड और नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।